हेलो बच्चों, हाउ आर यू? जय हिंद बच्चों। माई सेल्फ योर केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह एंड यू आर स्टडिंग इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ L1 Aspire ऐप. हियर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द सॉलिड स्टेट, लेक्चर नंबर 15. अभी तक उन्होंने सॉलिड स्टेट के ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं सबको कवर अप कर लिया है. वॉइड्स पढ़ लिया, अरेंजमेंट पढ़ लिया, डेंसिटी, एवरीथिंग वी हैव सीन. अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट की जो हमने पढ़ा उसमें क्या प्रॉब्लम्स रह गए, राइट? या उसमें और कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी है हमको. तो आज का लेक्चर इट्स गोइंग टू बी फॉर कंप्लीशन ऑफ सॉलिड स्टेट. एक दो लेक्चर्स और लेंगे, इसके बाद सॉलिड स्टेट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा एंड यू ऑल विल बी इन पोजिशन टू क्रैक ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. जेईई यूनिट में आप इसको लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे. तो मैं आप सभी लोगों का आज के इस बहुत ही शानदार लेक्चर में स्वागत करता हूँ. गुड आफ्टरनून दर्शन, अवधेश, रवि रंजन, अभिषेक, पवन, ज्योति कश्यप, प्रियांशु, हृतिका, सो रितुल, दीक्षा. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम फॉर टुडेज वंडरफुल लेक्चर. दिस इज लेक्चर नंबर 15. आज का हमारा कंटेंट है बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स एंड स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट. सो ये हमारा आज का कंटेंट है. और कंटेंट अगर आपने सॉलिड स्टेट पहले से ऐसे क्वेश्चंस वगैरह देखे हो प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कंटेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यू कैन से कि आज की क्लास में जेईई और नीट एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस आउट होने वाले हैं. ओके, जो पहले पिछले कई सालों में आए हुए हैं और आने वाले सालों में आएंगे. हो सकता आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत ही अलर्ट रहिए. यस, कम ऑन. यस, गुड आफ्टरनून अभिषेक. नाउ ये एक छोटा सा क्वेश्चन से हम पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, जो हमने पिछले क्लास में किया हुआ है. और देखता हूँ कि आप लोग हमने जो अरेंजमेंट को लेकर पढ़ाई किया उसमें कितना आप लोग निपुण हो, कितना अपने काम करके एक्सपर्टीज और कॉन्फिडेंस लाया है. लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन. ये क्विज है जस्ट टू आप सभी लोगों को जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए. क्वेश्चन है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल फॉर CaCl which crystallizes into a cubic structure with Cl minus ions at the corner and cesium plus ions at the center of the unit cell is 7 एंगस्ट्रॉम. बच्चों ध्यान से समझो, आपसे ये कहा जा रहा है कि 7 एंगस्ट्रॉम क्या है. कह रहा है बॉडी डायगोनल की लेंथ है, किसमें? सीजियम क्लोराइड में, जिसका अरेंजमेंट कैसा है? Cl माइनस आयन जो है कॉर्नर पे है और सीजियम प्लस आयन जो है सेंटर पे है. और रेडियस ऑफ सीजियम प्लस ये बच्चों हमको दिया हुआ है. तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ Cl माइनस. Cl माइनस का रेडियस क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है. ये 4 ऑप्शंस हैं. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया है और देखो ये बहुत लंबा लिख करके बच्चों को परेशान किया जा रहा है. ये सवाल बेहद आसान है. मतलब बॉडी डायगोनल की लंबाई कितनी होती है, उसमें एक को सेंटर पे रखो, 2 कॉर्नर पे रखो, एक का रेडियस दिया है, दूसरे का रेडियस निकालना है. अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर को प्लान करो तो ये यूं सवाल बन जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. सो आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए टाइम देता हूं मैं 60 सेकेंड्स का. फटाफट ट्राई करो बच्चों. तो ओके, योर टाइम. इसमें नया सेट मिला यार, इसमें पता नहीं टाइम है कि नहीं. ले कुछ और ही आ गया, बंद करो भाई इसको. चलो भाई, 60 सेकेंड्स में मेरे सामने यहाँ घड़ी है, मैं उसको देख के बता रहा हूँ आपको. सभी के आंसर्स आने चाहिए. कम ऑन. चुप्पी लाल और सुत्ती लाल, इन दोनों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है. चुप्पी लाल जो रिस्पॉन्स नहीं करते, सुत्ती लाल जो सोता रहता है, पंक्चुअल नहीं है. इन दोनों का रिस्पॉन्स मुश्किल है. इसलिए आप लोग तो न चुप्पी लाल हो न सुत्ती लाल हो. इसमें किसी का नाम मैं चुप्पी लाल नहीं देख रहा हूँ. सबके सब बड़े एक्टिव है. फटाफट रिस्पॉन्स करो. कम ऑन, जल्दी. आपको बॉडी डायगोनल की लंबाई दी हुई है. गुड रितुल, बहुत अच्छे. एक का रेडियस दिया है, दूसरे का रेडियस पूछ रहा है. थोड़ा सा अरेंजमेंट प्लान करो, आंसर आ जाएगा. जल्दी 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 बच्चों आंसर करो.
लास्ट 15 सेकेंड्स। नाउ टाइम इज ओवर। सो थोड़ा आप लोगों को फिर से जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, उस पर क्वेश्चन ट्राई करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक सवाल नहीं ट्राई करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं और यही वजह है आउट ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ बच्चे हमारी बात मान लेते हैं, जो हम में विश्वास करते हैं और वो शानदार कर जाते हैं। शानदार मतलब शानदार। सो आई थिंक आपको भी शानदार करना है ना, तो आपको भी क्वेश्चन ट्राई करना होगा। आपको वो हर काम करना है जो आवश्यक है, जो हम बता रहे हैं ना। ठीक है, शिखा बहुत सी, शिखा जी ने भेजा भी आंसर। अभिषेक गुप्ता जी, मेरे बहुत प्यारा बच्चा है ये। दीक्षा बहुत बढ़िया। अवधेश यादव जी, दर्शन बहुत बढ़िया। शिखा भारती, लेट्स सी नाउ, मैं अब डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा बॉडी डायगोनल और ये है हमारा बॉडी सेंटर। अभी क्या कह रहा है कि Cl माइनस कहाँ पे है, ये कॉर्नर पे है। तो Cl माइनस बच्चों कॉर्नर पे है। ये एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है और ये बॉडी सेंटर है। ये हमारा हो गया कॉर्नर पे और एक हमारा है बच्चों बॉडी सेंटर पे। लेट्स सी, तो बॉडी सेंटर पे ऐसा हुआ। क्या आप सभी लोग इसको समझ पा रहे हो बच्चों? कह रहे हैं Cl माइनस कॉर्नर पे है। दिस वन इज Cl माइनस, दिस वन इज Cl माइनस। कह रहा है Cgm प्लस आयन एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ये Cgm प्लस आयन है। क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? गुड। अगर इसका रेडियस मैं स्मॉल r मान लूँ और इसका रेडियस कैपिटल R, ये हो जाएगा कैपिटल R और ये स्मॉल r 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ये पूरी दूरी जो कि बॉडी डायगोनल की है, जिसकी वैल्यू 7 एंगस्ट्रॉम यहाँ दिया हुआ है, वी कैन से, हम कह सकते हैं 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू 7 एंगस्ट्रॉम। बहुत आसान है बच्चों। हमको Cgm प्लस जो कि बॉडी सेंटर पे उसका रेडियस दिया है 1.69, इसको कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 3.5 एंगस्ट्रॉम। सो कैपिटल R निकालना है हमको, Cl माइनस का रेडियस बताना है। ये हो जाएगा 3.5 माइनस स्मॉल r, वो कितना बच्चों 1.69। कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, अब 1 इसमें से 2 हो सकता है। ओके, फिर 14 में से 6 गया 8, है ना, और ये हो गया हमारा 2 में से 1 गया 1, 1.81 एंगस्ट्रॉम। सो आंसर विल बी ए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यस बच्चों बताओ, क्या ये आसान सवाल नहीं था? हम लोग तुरंत सोच सकते थे कि हम लोग ना, ये तो मैं आपको समझाने में इतना लिख दिया, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 7/2। क्या दोनों मिला के 7 है तो दोनों 7/2। सो कहेंगे कैपिटल R इज इक्वल टू 3.5 माइनस ये 1.69 और फटाका हम ए लिखते और एम्स में चले जाते या IIT बॉम्बे में, है ना। ये सॉलिड स्टेट का जादू है। बहुत आसान सवाल मिलते हैं और आपको बहुत अच्छे कॉलेज में भेज देंगे आसानी के साथ में। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल। यस थैंक यू अशरफ, आप सभी लोग समझ गए, रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। चुप्पी लाल तो नहीं हो कम से कम? चुप्पी लाल और सुत्ती लाल, इन दोनों के लिए दिक्कत की बात है, जो रिस्पॉन्स नहीं करते और जो काम नहीं करते, या जो काम नहीं करते और रिस्पॉन्स नहीं करते या जो काम करके रिस्पॉन्स नहीं करते। दिक्कत है। आपको न चुप्पी लाल बनना है न सुत्ती लाल बनना है। यू शुड रिस्पॉन्स वेरी प्रॉम्प्टली, एनर्जेटिकली। यस गुड। ये क्वेश्चन है KF हैज़ NaCl स्ट्रक्चर। इट मीन्स वी शुड नो NaCl स्ट्रक्चर विच इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। What is the distance between K plus and F minus ions in KF? Density of KF, इन कहाँ से? Density of KF is 2.48 ग्राम पर cc। KF की हमें डेंसिटी दिया है बच्चों और हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि K प्लस और F माइनस आयन के बीच में डिस्टेंस बताइए। अगर KF का NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है तो सो आप लोग ट्राई करो। अगर आपके आंसर्स वैल्यू नहीं भी निकल के आता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, सो एटलीस्ट यू शुड हैव द फॉर्मूले एंड एक्सप्रेशन की सर ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जस्ट डू इट,
टेक 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स लो बच्चों, मैं अलार्म ऑन कर दे रहा हूँ अपनी घड़ी में 60 सेकेंड का। मुझे इस भी नया सेट है, मुझे इस पर आइडिया नहीं लग रहा है। 60 सेकेंड्स का टाइमर मुझे ऑन करना है। ये टाइम मैंने कर दिया स्टार्ट, अब टाइम हो गया शुरू। सभी को आंसर करना है, नो चुप्पी लाल, नो सुत्ती लाल, यू ऑल हैव टू रिस्पॉन्स। जल्दी जल्दी, अगर आपने एक्सप्रेशन भी निकाल लिया है सो यू कैन से यस सर, हो गया, यस सर, यस सर, यस सर, हैव डन। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों। चलो कैलकुलेशन को देखते हुए मैं 30 सेकेंड का टाइम और बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, वैसे टाइम तो ओवर हो गया है, मैं 30 सेकेंड का टाइम और बढ़ा दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि बच्चे जब तक सवाल ट्राई नहीं करेंगे उनको रियल फील नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बच्चों जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। नाउ टाइम इज ओवर। समय 90 सेकेंड का समाप्त हुआ और ऋषभ और रितुल ने रिस्पॉन्स किया है। बाकी बच्चे भी मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन करने का भी ट्रिक होता है। मैं बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों से बात करता रहता हूं फ़ोन पे, जिन बच्चों को भी इस बार जेईई और नीट की परीक्षा देनी है, कुछ बच्चों से बात करता हूँ, संख्या बहुत ज़्यादा सब तक नहीं पहुँच पाता। कई बार ऑडियो भेज के बातें कर लेता हूँ, कई बार वीडियो रिलीज़ करता हूँ, कई बार ओरली कॉल कर लेता हूँ। तो आज मैंने सुबह सुबह 3 बच्चों से बात किया। उसमें एक बच्चा है, उसका नीट के परीक्षा में जो दे रहा है पेपर हम सभी लोगों का, या कहीं कहीं एनटीए के अभ्यास में भी दे रहा है वो, उसके 720 में 703, 690, 680 ऐसे स्कोर आ रहे हैं कंटिन्यूसली। और वो मुझसे बताया कि सर मेरा मैक्सिमम 2 घंटे में पूरा सॉल्व हो जाता है। वो 12th क्लास का बच्चा हमारा, सो मैक्सिमम 2 घंटे में। और भी कुछ बच्चे मुझे मिले 650 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, राइट। तो आज मैं जिनसे बात किया उसमें एक का 600 के आसपास आ रहा है और एक का 700 के आसपास आ रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खूब सवाल ट्राई किया। आपको ये सोचना है कि 3 घंटे का पेपर मेडिकल का, जिसमें कि 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 क्वेश्चंस, कोई 2 घंटे में कैसे कर सकता है? सिर्फ एक ही चीज़ है इसके पीछे, वो है प्रैक्टिस। जितना सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस कमाल की चीज़ है। अब मेरी मत सुनो यार, कबीरदास की सुन लो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जड़ मतलब जो न्यूट्रल भी नहीं है, जमीन के अंदर है, जड़मति होत सुजान। उसकी वो बुद्धि जो निगेटिव में है, वो सुजान अच्छा ज्ञानी हो जाएगा। बाकी जानते हो आप, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। सो मतलब ये कबीरदास की बात तो सुनो आप लोग। तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब सवाल बनाओ। ये इंश्योर करो कि सॉलिड स्टेट में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपको नहीं आता है। ओके, आई थिंक आप लोग करोगे, ज़रूर करना चाहिए। चलिए मैं आपको ये सवाल डिस्कस कर देता हूँ। NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में अगर ये मेरा एक फेस है, फेस आपको जरूर याद होगा बच्चों कि कोने पर क्या होता है, कॉर्नर पे Cl माइनस, और ये क्या है, एज सेंटर, दिस इज एज सेंटर। एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड पे Na+ चला जाता है। दिस वन इज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कॉर्नर पे होगा F-, ये देखो F-। इसलिए कहा था बच्चा लोग कि स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। NaCl स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे Cl-, यहाँ कॉर्नर पे F-, एज सेंटर पे
Na+, यहाँ पे K+ हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर, तो देखो बच्चों ये एज लेंथ है A, दिस A इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस प्रिज्म। पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन K+ एंड F- आयन। ये कौन, ये क्या है K+, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, वो हो जाएगा डिस्टेंस जो हमसे पूछा गया है, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू A/2। दिस A इज कंप्लीट एंड दिस वन इज A/2। ये K+ का सेंटर और ये F- का सेंटर, A/2, इजंट इट? बोले यस नो? गुड आराध्या, रिस्पॉन्स करते रहो भाई, बहुत अच्छे रितुल, सब लोग रिस्पॉन्स करते रहो। नाउ हमें क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। सो ये अच्छा, ये FCC स्ट्रक्चर होता है, यस वी ऑल नो, ये FCC स्ट्रक्चर होता है। सी देखो भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.48, यूनिट का ध्यान रखना है, ग्राम पर सीसी में है। कितने होते हैं, 4 FCC में। एक यूनिट सेल में 4K+ होगा और 4F- आयंस होंगे। सो 4K+ आयंस का कितना हुआ 39, F- आयन कितना होता है 19। एक यूनिट सेल में K+ के 4 आयंस होंगे और F- के भी 4 आयंस होंगे। K+ के आयन का मास 39 और 19। एक एटम का निकालने के लिए डिवाइडेड बाय हम लोग एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो इतना क्या हो जाएगा ग्राम, क्योंकि हमारा डेंसिटी ग्राम में दिया है। 4 यूनिट सेल कर दिया भाई, वॉल्यूम के लिए A³ कर देंगे, ग्राम पर सीसी में है ये। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो A की वैल्यू आ जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर में, A की वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। हमसे A नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू A/2। इसको सॉल्व करेंगे, A की जो भी वैल्यू आएगी उसको आधा करोगे, आंसर आ जाएगा। कितने लोग ऐसा ही कर रहे थे या इसी लाइन पे सोच रहे थे, कम ऑन टेल मी। KF-NaCl स्ट्रक्चर है तो ये बातें वो समझ गए थे। सवाल ने पूछा कि इनके बीच की मिनिमम दूरी बताओ, तो दैट इज A/2, ये बात तो समझ गए थे। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो फटाफट बच्चों, ताकि मैं थोड़ा विश्वास में आ जाऊँ। डेंसिटी दिया हमको 2.48, यहाँ करके हमने A निकाला और A/2 यूनिट का ध्यान रखा, ग्राम पर सीसी में है, इसको एवोगैड्रो नंबर से भाग दिया, ग्राम सीसी में A³ कर दो, A की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी लोग, बताओ। गुड अभिषेक, रविरंजन, ऋषभ, यही किया है, गुड, बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अशरफ, वेरी नाइस बेटा। अभिषेक बहुत अच्छे, आराध्या बिटिया बहुत बढ़िया, दर्शन वंडरफुल बेटा, हृतिका नाइस, ओके, पवन गुड। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। चलिए आज का हम लोग पहला थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। वंडरफुल, अमेजिंग, ब्रैग्स इक्वेशन, बाप बेटे की कहानी है ये, है ना, बहुत समय पहले की बात थी, बहुत समय पहले की बात थी। ये कहानी 1913 की है। विलियम ब्रैग और उनके बेटे लॉरेंस ब्रैग, 1900, बहुत समय पहले 1913 की बात है बच्चों। दो महान फिजिक्स के विद्वान थे, विलियम ब्रैग एंड लॉरेंस ब्रैग। लॉरेंस पुत्र का नाम है, विलियम ब्रैग पापा का नाम है। इन लोगों ने मिलकर इक्वेशन दिया, उसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। इन लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी काम किया, क्रिस्टल्स के ऊपर काम किया, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना। जैसे यूनिट सेल होते हैं बच्चों, यूनिट सेल अभी हमने देखा, ये यूनिट सेल है ना, ये तो ऐसे से बहुत सारे लगे होते हैं, है ना। मेरी बात ध्यान समझना, क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो ऐसे 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 ये एक डिस्टेंस हो गया, दो प्लेन ऐसे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, मतलब एक यूनिट सेल यहाँ पे और उसके लाइन में बहुत सारे ऐसे लग जाएंगे, दूसरा यूनिट सेल यहाँ पे उसके लाइन में। हमको पता है कि इस यूनिट सेल के इधर भी यूनिट सेल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। सो एक ऐसे लाइन में होंगे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, और क्रिस्टलिन सॉलिड में ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्रैग्स पिता और पुत्र, दो महान वैज्ञानिकों ने इसके बीच के डिस्टेंस का एक तरीका बताया कि इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है बच्चों, इन लोगों ने
यूज किया, इन लोगों ने यूज किया वेव के इंटरफेरेंस का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। मुझे उम्मीद है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम इतनी बातें यूज कर लेंगे कि हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो कोई पूछे आपसे ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, तो आप ये बोलोगे ब्रैग्स के दो महान, ब्रैग्स नाम के दो महान वैज्ञानिकों ने, विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग ने तरीका बताया कि क्रिस्टल्स के प्लेन के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितनी होती है, और उसके लिए उन्होंने वेवलेंथ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज किया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव मिलती है ना बच्चों, मैं आपसे पूछूं अगर कि 2 + 2 क्या होता है, आप बोलोगे 4। अगर ऐसा आप आंसर कर रहे हो तो ये पार्टिकल बिहेवियर है, आप पार्टिकल की बातें कर रहे हो। लेकिन 2 + 2 मिल करके -4 से लेकर के +4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, अगर ये वेव बिहेवियर रखते हैं तो। 2 और 2 मिलके अगर 0 हो गए तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दिए। 2 और 2 मिलके -4 हो गए बच्चों, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। -4 +4 मतलब क्वांटिटी बढ़ जाए ना। 2 वेव मिलते हैं बच्चों तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, या 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब एक वेव जिस डायरेक्शन में दूसरा उसके उल्टा हो जाए, ऐसे दोनों कंपनसेट कर दे, राइट। सो ये वेव की बातें हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को यूज करके अब वो दोनों वेव, 2 वेव या नंबर ऑफ वेव्स मिलते हैं तो क्या होगा, वो मिल के ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएगा, क्या होगा, ये डिपेंड करता है दोनों वेव के मूड के ऊपर। जैसे एक वेव देखो यूँ आ रहा है, दूसरा वेव यूँ जा रहा है, मान लो एक ऐसे ऊपर उठ रहा है और उसी समय दूसरा नीचे जाने लगा, दोनों से कैंसिल कर देंगे तो वहाँ ऐसे ओवरऑल ऐसे चला जाएगा। बात मेरी समझ आ रही बच्चों। एक वेव अगर एक वेव ऐसा जा रहा है और दूसरा वेव जो है बच्चों यहाँ से ऐसे जाना शुरू हुआ, इसके जस्ट उल्टा, तो पता है रिजल्टेंट क्या होगा बच्चा लोग, रिजल्टेंट जो दोनों कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। दोनों से कैंसिल कर रहे हैं तो एक और एक मिलके 2 भी हो सकता है, और इस केस में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये वेव के फेज पे डिपेंड करता है, दोनों वेव की अवस्था कैसी है, दोनों एक ही मूड में हैं, एक ही मूड में हैं कि एक दूसरे के अपोजिट मूड में हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। इन्हीं सारी बातों का यूज करके विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग ने एक इक्वेशन बनाया जिससे हम लोग क्रिस्टल के प्लेन के बीच की दूरी पता करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। तो क्रिस्टलोग्राफी में इसकी बड़ी मदद मिलती है हमको, और इस महान काम के लिए और अच्छा बताऊँ मैं आपको, इन लोगों ने बहुत सारे क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर निकाले, जैसे इन्होंने NaCl, जिंक सल्फाइड, डायमंड और बहुत सारे स्ट्रक्चर निकाले। और इस सारे कंट्रीब्यूशन के लिए लॉरेंस ब्रैग एंड इनके पिताजी को नोबेल प्राइज 1915 में फिजिक्स का दिया गया हो। क्या बात है, तालियां बच्चों, ताली बजाओ भाई सभी लोग, बहुत बढ़िया। अप्रिशिएट करना होता है, अप्रिशिएट करने से आप खुद वैसे करने की प्रेरणा मिलेगी आपको। तो 1915 में लॉरेंस ब्रैग और इनके पिताजी विलियम ब्रैग को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, राइट, ग्रेट। तो बच्चों हुआ क्या, बहुत ध्यान समझो। तो आप ये समझ चुके होगे अभी तक कि 2 वेव अगर मिलते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं या 0 हो जाते हैं। कहीं पर होता है कि 0 हो, आपको वेव का आपको या कोई ऐसा हमको दिखाई न पड़ता हो, ऑब्जर्व ना होता हो, कोई ऐसी घटना नहीं दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ वेव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वेव होता कैंसिल आउट हो गए हो, मतलब अल्टीमेटली कैंसिल हो गए, राइट। सो ऐसा हो सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया बच्चों कि मान लो ये 2 प्लेन है, बहुत ध्यान समझना, मैंने आपको उसके पीछे की कहानी समझा दिया है। मान लो बच्चों ये 2 प्लेन हैं, वही यूनिट सेल वाले, राइट, 2 प्लेन हैं, और इधर से हमने एक ही वेवलेंथ के वेव को स्ट्राइक कराया, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना बच्चों, ऐसा देखो रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर बच्चों एक स्क्रीन लगा दिया गया,
यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिया गया, स्क्रीन को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। यहाँ एक स्क्रीन लगा दिया गया, उस स्क्रीन पर अगर दो वेव, फिर एक और वेव डाला गया, दूसरी वेव यहाँ से डाली गई ऐसे, और वो वेव यहाँ टकराई, वो यहाँ से भी लौट सकती थी और यहाँ से भी, है ना। तो हम उस वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, बहुत डिटेल में हमको केमिस्ट्री में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ हमको सीखने की ज़रूरत ज़रूर है। ये जैसे पार्टिकल की तरह दिखा रहे हैं ना, ऐसे एग्जैक्टली नहीं होता, ये वेव की तरह होते हैं। हुआ क्या, अब यहाँ पर हमें कैसा इमेज मिलेगा, इंटेंसिटी उस इमेज की ज़्यादा होगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना। अब समझो, जहाँ पर हमें पीक मिलता है, इंटेंस पीक, इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, मतलब दोनों वेव जुड़ रही हैं, चाहे 1+1 जुड़ के 2 बन जाए, चाहे -1 जुड़ के -2 बन जाए, ये दोनों अल्टीमेटली बढ़ा ही रहे हैं, तो दोनों केस में इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों तभी जुड़ेंगे जब दोनों के सेम फेज में हो, सेम अवस्था में हो, और सेम फेज में होने के लिए उनके जो पाथ डिफरेंस है, जो दूरी ट्रेवल किए हैं, वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, n लेमडा। अब देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी तो कॉमन है यार, यस, दिस डिस्टेंस, मतलब जितना ये चला यहाँ तक उतना ही देखो ये चला, दिस डिस्टेंस इज कॉमन, अगेन दिस डिस्टेंस इज कॉमन, सो ये 1 है और ये 2 है, 2 वाला इतना दूरी एक्स्ट्रा चला है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अगर इसको मैं x बोलूँगा तो ये भी x होगा, तो पाथ डिफरेंस, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, कितना एक्स्ट्रा चला है, वो चला है 2x। अगर ये इसको बच्चों हम लोग d मान लेते हैं, d जो कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस है दो लेयर के बीच में, आप लोग रिस्पॉन्स करते रहो, बात समझ में आ रही कि नहीं। और ये थीटा एंगल पे अगर यहाँ कोलाइड किया, ठीक है, ये देखो बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से सीखना है बच्चों। ये थीटा एंगल में मान लो ऐसे ही स्ट्राइक किया इधर से, तो अगर थीटा होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगेन ये 90 डिग्री है तो ये फिर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया थीटा, और ये कितना है डी, सो दिस मीन डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ये हमारा हो गया, सॉरी ये डी हमारा, ये डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये क्या हो गया, डी साइन थीटा। सो x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, दिस इज डी साइन थीटा। एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझो बच्चा लोग। दूसरा कलर ले लूँ ताकि बातें कह सकूँ। सी, ये अगर थीटा एंगल से कोलाइड किए इसके ऊपर, ये पूरा एंगल 90 है बच्चों, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, 90। अगर ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, अगेन ये वाला 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये डी है हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा डी कॉस थीटा परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा इधर, वैसे ही डी साइन थीटा इधर हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये सब बातें फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, केमिस्ट्री में मास्टर साहब लोग फार्मूला रख के काम चला लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कोई बात समझ में नहीं आती है, वो दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ प्लेन रटने से नहीं, मज़ा नहीं आता। अब जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे कि ये देखो ये डी साइन थीटा ये है और डी साइन थीटा ये है, कुल मिला के 2d साइन थीटा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है ये वेव 2 ने वेव 1 के कंपैरिजन में, से एक्स्ट्रा डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस। और अगर ये एक्स्ट्रा वाला जो है वो n लेमडा के बराबर होगा, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, मतलब चक्कर काट रहा है, तो अगर एक चक्कर पूरा एक्स्ट्रा काट ले या 2 चक्कर या 3 चक्कर, तो फिर वो उसी के साथ हो जाएगा। जैसे मैं कुछ सालों पहले ओलंपिक दिख रहा था, वो मैराथन वाला, तो ये 2 लड़कियां जो है, लड़कियों का था, वो अफ्रीका वाली ज़्यादा लीड कर जाती है ना, ऑड सिचुएशन में रहती हैं, तो लोग उनका लंग्स वगैरह कुछ ज़्यादा तगड़ा होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, और रियली अच्छा करते हैं सब मैराथन में।
तो वो 2 लड़कियां आसपास चल रही थी, तो मैंने कहा ये तो बड़ा करीब करीब है। तो मुझे बाद में उस पर लिखा था लैप, लिखा था एक की वो 43वां चक्कर था और एक का वो 37 चक्कर था। तो वो एक चक्कर पूरा होने के बाद फिर तो पहले ही आ गई ना वो, बात समझ गया आप मेरा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर 1 लेमडा 2 लेमडा, लेमडा फॉर चक्कर, 1 लेमडा या वेवलेंथ, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा n लेमडा होगा तो वो फिर सेम फेज में आ जाएगा, सेम अवस्था में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा होगा। n क्या है बच्चों? हम कौन से ऑर्डर का डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखा हो तो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्डर n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्डर n इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। वहाँ हमको क्वेश्चन में बच्चों, प्यारे बच्चों, हमको सवाल में लेमडा की वैल्यू दिया होगा, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन दिया होगा, ये एंगल दिया होगा और ये d निकल जाएगा, और d निकलने से क्रिस्टल्स के प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। मज़ा आया? ये कंट्रीब्यूशन किसका है? ब्रैग्स साहब लोगों का है, पिता पुत्र दोनों को 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला। सो मैं उस इक्वेशन को सीधे अब लिख देता हूँ। मज़ा आया कि नहीं? समझ आया बच्चों? जल्दी रिस्पॉन्स करो फटाफट गांव वालों। ये 1915-13 की बात है, पैदा हो गए थे आप लोग। हमको लगता है कि आप लोगों का ये दूसरा जन्म होगा। उस जन्म में अगर भारत में पैदा हुए होगे तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होगे, नहीं अंग्रेजों से, क्या बच्चों? 1913-15 में सब बातें क्यों करता पता है? ताकि आप फिर सोचो कि अरे यार 1913-15 की बात है, ये तो बहुत पहले की, देश में आज़ादी दिला, तो थोड़ा एसोसिएट हो जाओगे, ये समझ में आ जाएंगे आपको। थैंक यू अशरफ कर रहे हैं, यस सर समझ आ गया, गुड ग्रेट। शिखा गुड। 1915 हमको लगता है 1907 में भगत सिंह जी पैदा हुए थे क्या यार? हैं ऐसा कुछ, बाय द वे आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। चलिए बाय द वे लेट्स सी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला हमारा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, पेपर आउट पे आ जाओ भाई बच्चों, पेपर आउट। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, ये ब्रैग्स इक्वेशन है। थीटा क्या है? थीटा ध्यान रखना, ये प्लेन पर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है वेव, ये वाला थीटा है, राइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। d क्या है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस। क्लियर? तो कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई ब्रैग्स इक्वेशन कौन सा है, कई बार सब कुछ दिया रहता है, हमसे डी पूछ लेता है। इतना लड्डू सवाल यार, मुझे उम्मीद है बच्चे कर लेंगे। चलिए ये देखो ब्रैग्स इक्वेशन को यहाँ डराइव किया गया है, ये डी, ये थीटा, दिस वन इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ओह माय गॉड मेरे बच्चों का तो अब तो पक्का क्लियर हो जाएगा। दिस वन इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये और ये दूरी तो कॉमन ही है बच्चों, है ना। ये d साइन थीटा है, क्या सर रट गया? अब अगले जन्म में भी हम ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हुए पैदा होंगे। 2d साइन थीटा n लेमडा। क्लियर? फॉर कंस्ट्रक्टिव, ऐसा होने से वहाँ जो स्क्रीन लगा है उसमें इंटेंस कलर्स दिखाई पड़ेंगे करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ वी आर यूजिंग हियर। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर लेमडा लिखा इट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, 2 लेमडा सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसके ऊपर कुछ क्विज किया जाए बच्चों, आर यू ऑल रेडी? हृतिका, भारद्वाज दीदी, आराध्या, शिखा, अभिषेक, दीक्षा, आर यू ऑल रेडी? दर्शन भैया बताओ, रितुल, क्विज खेला जाए, मजा आए? चलो फटाफट आंसर करो आप लोग। ये क्विज है 30 सेकेंड्स के लिए। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग्स लॉ इज, जल्दी टाइम 30 सेकेंड्स है यार, अपनी घड़ी में 30 सेकेंड सेट कर लूँ और ये शुरू कर दिया। अब जल्दी सभी के आंसर्स आने चाहिए, चुप्पी लाल नहीं। लड्डू सवाल है यार, सॉलिड सेट का ही मजा है।
अब आप लोगों के लिए क्या है ना, आप लोग ब्रैग्स इक्वेशन जब सोचोगे तो आपको पाथ डिफरेंस नज़र आएगा, आपको वो पीक इंटेंसिटी नज़र आएगी। लास्ट 4 3 2 1 टाइम ओवर। सो भैया समय समाप्त हो गया। ओके, सो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ऋषभ, अभिषेक, आराध्या, अशरफ, ऋतिका, दर्शन, दीक्षा, शिखा, वंडरफुल, अमेजिंग, बढ़िया। आसान था बट सभी लोग हमारे एक्टिव हैं, पंक्चुअल हैं। इसका प्रमाण है ब्रैग्स लॉ इज यूज्ड इन विच प्रोसेस। ब्रैग्स लॉ का किस प्रोसेस में यूज है? टाइम स्टार्ट करते हैं, 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी के आंसर आने चाहिए बच्चों। ब्रैग्स लॉ इज यूज्ड इन विच प्रोसेस? मैं कुछ यूं ही सवाल लेके आ गया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ताकि ब्रैग्स लॉ आपका पूरी तरह से तैयार हो। ऑल दो लड्डू सवाल पूछे जाते हैं या रसमलाई सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3 2 1 टाइम ओवर। गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये सारे सवाल जनहित में जारी थे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से उत्तर दिया, ये आप लोगों का दिखा रहा है आप लोग बहुत एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। यस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में। नेक्स्ट, इफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन एन एटम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, then what should be the value of D for the first order spectrum? ओके, एक तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, एंगल 90 दिया है, वेवलेंथ दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ डी बताओ। आपसे ये सवाल में पूछा जा रहा है। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। मैं 45 सेकेंड कर देता हूँ बच्चों। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है मेरे लाडलियों लाडलों, ऋषभ, अभिषेक, अशरफ, आराध्या, शिखा, बहुत अच्छे। ये कंटेंट हमारा तैयार हो गया, क्या बात है। लास्ट 9 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अब ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे तो कर तो लोगे ना भाई। कहोगे सर अब देखिए उतने दिनों बाद पता नहीं याद रहे तब ना, इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो सी, चलिए देखते हैं हम लोग। क्या था ये? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, ये 1 हो गया। लेमडा की वैल्यू हमको 100 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है बच्चों। 2d निकालना है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, सो d इज इक्वल टू 50 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। मेरे सारे बच्चों ने सही किया यार, कमाल के हो आप लोग। यस, बढ़िया, बहुत अच्छे। हमने ब्रैग्स इक्वेशन तो देख लिया यार। नाउ कुछ ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बच्चों, वो भी मैं लेके आ गया हूँ। एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड। आप लोग देख रहे हो कि मैं सवाल खूब प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली हम थियरी पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बने। एग्ज़ाम में जाके थियरी नहीं पढ़ना है। थियरी भी इसलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन बने, इसलिए आपको क्वेश्चन खूब ट्राई करना है। एक बात और ध्यान समझ लो कि कितनी बार भी थियरी पढ़ लो, सिर्फ थियरी पढ़ने से क्वेश्चन कभी नहीं बनते। आपको थियरी पढ़ने के बाद कुछ सवाल बन जाएंगे, बट वहीं पर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्वेश्चन करके ही सीख सकते हो आप, और कुछ के लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो
दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे भी ये काम करोगे। सवाल है एनसीईआरटी से, एन एलिमेंट हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। सेल का हमको एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सीसी। इतना डेंसिटी है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ये सवाल बच्चों एनसीईआरटी से है। एक एलिमेंट के, एक सॉलिड के विषय में बताया जा रहा है। वो एक एलिमेंट का सॉलिड है, सपोज किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, मान लो सोडियम जैसे हो या आयरन हो, सिर्फ वही है। उसका अरेंजमेंट कह रहा है बीसीसी है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन बाय बीसीसी। उसका हमें डेंसिटी दिया हुआ है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें एज लेंथ भी दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। एक्चुअली आपको जो पहले की इंफॉर्मेशन ऊपर की दी हुई है बच्चों, उससे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लेना है। तो एटॉमिक मास आ जाएगा तो इसमें भाग दोगे तो मालूम जो कितना मोल है, मोल से गुणा कर मान जो कितना एटम्स है। यस, तो ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रैक्टिस करते करते मालूम चल जाता है हम लोगों को। वो इन्फॉर्मेशन इसलिए दी हुई है कि आप उसका एटॉमिक मास निकाल सको, और एटॉमिक मास और इसका यूज करोगे तो नंबर आ जाएगा। ओ मैंने पेपर आउट कर दिया क्या यार, मैंने क्वेश्चन बता दिया क्या? ये तो आप लोग करना था यार। चलो आप लोग ट्राई करो, और अगर आप एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हो तो आप लिख देना यस सर, डन सर, हैव डन इट। ओके, सो आई विल अंडरस्टैंड। सो टेक 90 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। मेरे तेज तर्रार बच्चों 90 सेकेंड्स, जल्दी करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओ कि ये सॉल्व करते ही आ जाएगा, और आप मतलब टाइम लग रहा हो, तो यू कैन से हैव डन सर, हो गया, है ना। अगर आप उत्तर निकाल लेते हो इतने टाइम में तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। बट घर पे हम लोग जब भी ट्राई करें तो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस होता है, तो ये भी करके ही सीखते हैं हम। लास्ट 10 सेकेंड्स। फोर, 3, 2, 1, टाइम ओवर। सो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे ऋषभ, बहुत अच्छे हृतिका, रविरंजन, रितुल, आराध्या। मैं आप लोगों को बताऊं, एक अभी जैसे बच्चे एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, उनको अगर सिर्फ पढ़ाया जाए, पेशेंट से उनका इंटरेक्शन न कराया जाए, उसने सर्जरी वर्जरी अपना एमबीबीएस एमएस पूरा दुनिया भर का ए से लेकर जेड तक कुल पढ़ाई कर लिया, बट उसने कहीं पेशेंट को नहीं देखा है। मैं गारंटी देता हूँ वो एमएस सब कर लिया है, एमसीएच कर लिया, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसके उलट एक कंपाउंडर जो डॉक्टर को रोज ऑपरेशन करते देखा है, इसने पढ़ाई नहीं किया, रोज देखता है, वो ऑपरेशन कर सकता है, उससे बेहतर करेगा, कॉन्फिडेंस होगा इसमें। यह है प्रैक्टिस की ताकत। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे जितने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे मुझे बहुत डेडिकेटली फॉलो करते हैं। आई नो इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम फीलिंग इवन फॉर्चुनेट फॉर दैट। और मैंने कहा ना कि हमारे बच्चे अभी जैसे लास्ट ईयर की शिनांशु ने 705 पाया नीट में, आकाश ने 99.97 परसेंटाइल पाया जेई मेन में। हमको लगता है इस बार रिकॉर्ड और टूटेगा। एडवांस में 91% बच्चे हमारे एक बैच के एडवांस निकाले।
91% बच्चे IIT एडवांस निकाले। मुझे लगता है इंडिया में शायद ही कहीं ऐसा होता हो। ऐसा हमने किया और फिर करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये वो बच्चे हैं जो हमको डेडिकेटली रिलीजियसली फॉलो करते हैं। आप भी सवाल बनाइए। और जब न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं ना बच्चों, तो हमें सीखते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, इसे करेंगे तो ये होगा, आइडिया बनता रहता है। तो आप घर पे न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है कि ये करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको सॉल्व करना है। MBBS MS और जो MCH किया वो सब पढ़ लिया, ये करेंगे तो ये होगा, कान में ये हो जाएगा, कर नहीं पाएगा, किया नहीं है ना। तो घर पे आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आइडिया डेवलप करना है कि अच्छा ये करने पर ये आता, ये करने पर ये आता, तो एग्ज़ाम में आपका टाइम बच जाएगा। करोगे ना पक्का? गुड, मुझे उम्मीद है करोगे। अब देखो यहाँ मेरा आइडिया क्या है, BCC है। BCC लिखते ही मेरे मन में आया कि इसके Z की वैल्यू 2 होगी, सेल कांस्टेंट इज 2। हमको डेंसिटी दी है, मुझे रटा रटाया है, मुझे पता है, मेरा लाइन ऑफ थॉट सेट है बिल्कुल, इसमें यही काम करूँगा तो ये होने वाला है, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। वो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी 7.2 ग्राम पर cc इज इक्वल टू 2 हैं। उसका एटॉमिक मास m मान लो, m/एवोगैड्रो नंबर ग्राम हो गया। ओके, या ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि अगर हम सिर्फ m ले लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक एटम का मास आएगा। भाई एवोगैड्रो नंबर नहीं करता हूँ मैं, m करता हूँ, तो जो मास आएगा वो एक एटम का आएगा। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बताना है, तो ये जो m आएगा इसी से सीधे भाग दे देंगे। ठीक है, या अगर कन्फ्यूजन हो तो आप वो कर लेना। बाय द वे 2/m कर लिया आपने, और यहाँ पे क्या होगा, कहाँ गया भाई, 208 पिकोमीटर, 208 पिको है 10 की पावर -10, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर हो गया का क्यूब कर लें, a क्यूब, समझ गए आप। 10 की पावर -12 करोगे तो मीटर हो जाएगा। वी नीड इन सेंटीमीटर बिकॉज हियर डेंसिटी इज इन ग्राम पर cc, सो 208 × 10 की पावर -10 क्यूब कर लिया। यहाँ जो m आएगा बच्चों, तो 208 ग्राम बाई m, दिस m विल बी इन ग्राम फॉर द मास ऑफ एन एलिमेंट। सो डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ m/एवोगैड्रो नंबर करते हो तो आप ये सोच के लिख रहे हो कि ये 1 मोल का है, 1 मोल का है। तब जब यहाँ डिवाइड करोगे तो वो मोल आएगा, आंसर नहीं आएगा, मोल आएगा। उसमें फिर आपको एवोगैड्रो नंबर से गुणा करोगे तो आंसर आएगा। सो या तो आप यहाँ m/na करो, और मैं तो कहूँगा आप जब हम लोग शुरू में प्रैक्टिस करते दोनों करके देख लो, m/na करना, फिर जो m आएगा यहाँ मान लो m डैश आएगा, तो 208/m डैश इतना मोल हुआ, और इस मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुणा करोगे तो आंसर आएगा। या फिर आप यहाँ na मत लिखो, सिर्फ m लिखो, तो जो आएगा वो एक एलिमेंट का आएगा। समझ रहे हो ना बच्चा लोग? इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन NCERT का है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। व्हाट इज द 2-dimensional कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर? स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में 2-dimensional में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? थैंक यू टू एवरीवन। आप लोग समझ जाते हो तो भी मुझे मज़ा आता है। आप लोग 30 सेकेंड लो और इसका आंसर करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत अच्छे रितुल, ये अच्छा ये कौन है? राजनी सिंह है, बहुत अच्छी बिटिया। अशरफ हुआ देखो पगला गया है, कह रहा है 1 होगा, मतलब उसके पड़ोस में सिर्फ 1 होगा तो क्लोज पैकिंग कैसे होगा बाबू मुन्ना अशरफ? टाइम ओवर हो गया। सो अभिषेक, ज्योति कश्यप, ऋषभ सबने उत्तर किया बिल्कुल सही। हम लोग को याद है कि हम लोग जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं तो ए टाइप का होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग नहीं भूले होंगे।
मैंने आप लोगों को GIF वगैरह सब दिखाया था। यस बच्चों, ये जो बीच वाला है ये 4 के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ये सवाल NCERT पूछा गया, सारे बच्चों ने सही किया, गुड। ये अगला सवाल है बच्चों, अ कंपाउंड, ये सारे सवाल NCERT के हैं, तो वी शुड ट्राई दिस क्वेश्चंस। ओके, अ कंपाउंड फॉर्म्स hexagonal close packed structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? अब NCERT के सारे सवाल तो बनाने ही बनाने हैं, आप लोग अलग से नोटबुक बनाओ, JEE और नीट के दोनों के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और NCERT के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। वो नोटबुक सिर्फ NCERT के लिए होना चाहिए। कौन सारे क्वेश्चन, मतलब जो अंदर दिए एग्जाम्पल में वो भी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए वो भी, और जो बाहर एक्सरसाइज दिए वो भी। इसके अलावा JEE यूनिट के सारे सवाल, इसके अलावा जो हमारा L1 एस्पायर में क्वेश्चन पढ़ा है सारा ट्राई कर डालो। ओके चलो बनाओ इसको। तो ये NCERT क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.45 मोल ऑफ इट। इसके 0.5 मोल में कुल कितने वॉइड होंगे, उनमें से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। सवाल इज लड्डू बट यू कैन टेक 60 सेकेंड्स। ऑल्दो सवाल इज लड्डू बट यू कैन टेक 60 सेकेंड्स। आप 60 सेकेंड ले सकते हैं। कमान बच्चों, ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव 4 3 2 1, टाइम ओवर। सो ये इतना आसान सवाल है ना बताऊंगा तो बोले यार, और पता है ये थ्योरी पढ़ के मतलब आपको सब कुछ पता है, बताऊंगा यार इतना आसान था, लेकिन अगेन ये फिर क्वेश्चन करके ही आइडिया लगता है कि ओ गॉट इट। सोचा मैं खुद क्यों नहीं सोचा, इतना आसान था, शिट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा हुआ डिटेल में, मैंने आपको सब कुछ बताया इसका। इसमें और FCC में मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल इवन दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल होता है, इसमें भी 74%, इसमें भी 74%। ओके, दोनों बहुत ही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। हमने पढ़ा है बच्चों कि जितने एटम होते हैं क्लोज पैकिंग में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके 2 गुना होता है। बताओ ये बात सभी ने पढ़ा है या नहीं? कम ऑन टेल मी एवरीवन। नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग जितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होगा। यस, कह रहे हैं सर ये तो पढ़ा ही है हमने, ये हम सब ने पढ़ा है। तो अगर ये 0.5 है, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ ईट। अगर जो एटम जो कंपाउंड क्लोज पैकिंग किया है वो 0.5 है, 0.5 मोल है, तो बताना वॉइड कितना होगा। तो 0.5 है मोल है अगर वो, ये कितना होगा, ये भी 0.5 मोल होगा, और ये कितना होगा, ये 1 मोल हो जाएगा उसके डबल। तो टोटल कितने वॉइड होंगे, 1.5 मोल। 1.5 मोल, मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने वॉइड्स होंगे। आंसर नंबर 1। गांव वालों क्लियर हुआ कि नहीं? अगर उस कंपाउंड की संख्या n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे और टेट्राहेड्रल उसके डबल 2n हो जाएंगे। टोटल वॉइड
मतलब 1.5, अगर ये 0.5 होगा ये 0.5 ही रहेगा, उसके डबल 1 हो जाएगा। तो टोटल वाइड 1.5 मोल और 1.5 इंटू मोल कर दिया, इतने वाइड्स हो जाएंगे। यस, क्लियर। नाउ हमसे पूछा, बताइए कितने टेट्राहेड्रल वाइड हैं। ये कितने होंगे, 1 मोल। तो टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 1 मोल। मोल फॉर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। और ये टोटल वाइड्स हैं, टोटल वाइड्स होंगे। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल ट्राई करते हैं। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और एनसीईआरटी सारा आपको ट्राई करना ही है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? ये सवाल तो यार जनहित में जारी है, मेरे बच्चे इसको उठा के पटक देंगे। गाँव वालों जल्दी आंसर करो। तो M और N मिल करके कंपाउंड बना रहा है। N जो है CCP करता है और M जो है 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड पे है। फॉर्मूला बताना है, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया रितुल, मैं टाइम देता हूँ 45 सेकेंड्स का। टाइम स्टार्ट नाउ। सभी लोग बच्चों, फॉर्मूला में हमने खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हुआ है। M और N से ये दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाए, कोई सॉलिड बनाया है और दोनों का पोजीशंस दिया है। यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कमॉन कमॉन, कोई बचना नहीं चाहिए। नो चुप्पी लाल शुड बी देयर, नो सुत्ती लाल एंड चुप्पी लाल शुड बी देयर। मेरे बच्चे बहुत ही एक्टिव, पंक्चुअल, कमिटेड हैं। गुड दर्शन, ऋषभ, आराध्या, दीक्षा, हार्दिका, हृतिका, रवि रंजन। गुड, नाउ टाइम इज ओवर। सो N ने किया है बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको मान लिया हमने 1। और M ने जो क्या किया भाई, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो अगर ये 1 होगा तो टेट्राहेड्रल वाइड तो 2 गुने होंगे और उसके 1/3 पे चला गया है। तो फॉर्मूला विल बी M2/3 और N1। सो दिस इज इक्वल टू M2N3। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे बच्चों ने सही किया हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये सारे सवाल बच्चों एनसीईआरटी के हैं। आप लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। हम लोग जो सोचते हैं रियल लाइफ में, आदर्शवादी तरीके से सोचते हैं, रियल लाइफ में वो नहीं होता। इसलिए आजकल लोग कहते हैं आदर्शवादी नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके सोचिए, आप प्रैक्टिकल सोच रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, राइट। सो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड के विषय में मैंने जो सोचा, जो उसके स्ट्रक्चर की प्लानिंग की, डेंसिटी की या अरेंजमेंट के विषय में, तो वो क्या होता है या नहीं होता है, तो कितने तरीके से नहीं होता है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों और खूब सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अपना ध्यान रखिए, सवाल बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।